हाँ जी जी बताइए। पुनर्जन्म जो चीज बोली गई है ना, पुनर्जन्म होता है, बिल्कुल होता है पुनर्जन्म। तो किस चीज का होता है ये पूछा गया है वहाँ पे। पुनर्जन्म किसी इंसान का नहीं होता, पुनर्जन्म होता है आपकी वृत्तियों का। वृत्तियों का मतलब समझते हैं आप? क्या जैसे कि टेंडेंसीज, वृत्तियां, जैसे मोह, गुस्सा, लालच, है ना, इन चीजों का। अब कभी भी देखना, जो बच्चा होता है जब उसका जन्म होता है उसके बाद में कुछ भी नहीं होता, लेकिन डर होता है ना उसमें, है ना। मोह भी होता है अपनी माँ के लिए, है ना। लालच भी होता है अपने खिलौनों के लिए, है ना। और उसमें क्या कहते हैं, कामनाएं भी होती है कि उसे कुछ मिल जाएगा तो सबसे पहले उसको मुंह में लेता है वो, है ना। तो ये चीजें कभी भी देखना आप, एक कोई भी इंसान होगा ना उसमें ये जरूर मिलेगा, कुछ मिले ना मिले उसमें ये जरूर मिलेगा। ओके ठीक है। हाँ। तो पुनर्जन्म होता है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ना कि आप लोहित है और लोहित का पुनर्जन्म कहीं और हो गया, वो नहीं होता। लोहित की जो टेंडेंसीज है, वृत्तियां हैं लोहित की, वो फिर पुनर्जन्म होती है। और वृत्ति तो आप में और मेरे में सेम है। तो मैं अगर मर भी जाऊंगा ना, खत्म हो जाऊंगा, तो मैं मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसी मिट्टी से कोई किसी चीज का पोषण कर रहा है, उसके अंदर से भी मैं चली गया वो, है ना। मतलब न्यूट्रिशन जो है वो तो जमीन में है ना। मैं खत्म हो गया तो मैं राख बन जाऊंगा, ठीक है। तो मैं कहाँ हूँ, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन उसी राख को कोई प्लांट, कोई पौधा, उसमें वो चीजें चली जाएगी। आप थोड़ा साइंस को समझोगे ना, तो वृत्तियों का जन्म होता है। वृत्तियां सब में सेम होती है, आप में भी वृत्तियां, मेरे में वृत्तियां। तो कभी कोई मर जाएगा ना तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं दूसरी जगह जाकर जन्म लेगा। तो मैं मतलब हमेशा मिलेगी। मैंने डेथ का कॉन्सेप्ट समझा नहीं। मतलब अगर मेरा मृत्यु हुआ और मेरे को या तो गाड़ दिया जाता है, नहीं तो फिर जला दिया जाता है, उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, आप मिट्टी हैं, आप कुछ नहीं है, आप कहीं नहीं है, आप में से कोई आत्मा नहीं निकल रही है, कुछ नहीं निकल रहा आप में से। आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है। आत्मा का वर्ड जो बोला गया है ना गीता में, आत्मा, हम कंफ्यूज कर देते हैं आत्मा को। आत्मा का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई। आत्मा ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर कुछ बैठा हुआ है, अदृश्य, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई को बोला गया है। जो हाईएस्ट चीज होती है ना उसको आत्मा ब्रह्म बोला गया है। हाईएस्ट का मतलब जो हाईएस्ट ट्रुथ है उसको बोला गया। तो फिर परमात्मा फिर क्या है? परमात्मा, देखो होता क्या है कि आत्मा जो वर्ड है ना उसको बार बार बहुत गलत तरीके से यूज किया गया कि आत्मा ये, आत्मा वो। तो आत्मा से भी बेटर वर्जन को दिखाने के लिए कि भाई ये उससे भी अच्छा क्या है, वो परमात्मा। भाई कोई क्रिएटर को हमने बोल दिया, ये मान लिया चीज में कि प्रकृति क्या है, प्रकृति को भी किसी ने बनाया होगा, तो हम क्रिएटर को बोल देते हैं कि परमात्मा, परमात्मा। ठीक है। जैसे कृष्ण ने कोई बात बोली है ना, तो क्रिएशन ने क्या बोला, सच बोला। तो मतलब क्रिएटर जो है, मतलब क्रिएटर एग्जिस्ट करता है, मतलब ये है ना, तो वो परमात्मा है। क्रिएटर अपन ये नहीं कह सकते, क्रिएटर अपन ये नहीं कह सकते कि कोई एक इंसान बैठा हो वो क्रिएट कर रहा है, नहीं। क्रिएटर में अपन बोले थे कि हाँ ये इवोल्यूशन जो हुआ है ना टाइम के साथ में। अब आपने साइंस को ज्यादा पढ़ी नहीं है, साइंस को आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इनिशियली जो इवोल्यूशन हुआ है। हाँ साइंस के स्टूडेंट है, तो आपने इवोल्यूशन पढ़ा है कभी? क्या इवोल्यूशन? हाँ इवोल्यूशन, हाँ पढ़ा है। पढ़ा है ना इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन जब अपन पढ़ते हैं तो अपन क्या देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं ना उसमें। ओके, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी का ही रिजल्ट है हम सारे लोग। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि कोई बैठा हुआ है, वरना आप सोच के देखो, कोई एक रिलीजन कह रहा है कि हमने बनाया है, हमारे अल्लाह ने बनाया। कोई हिंदू बोलेगा नहीं हमारे ब्रह्मा जी ने बनाया है, कोई क्रिश्चियन बोलेगा कि नहीं एडम और ईव ने बनाया है। तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना फिर तो। हाँ अच्छा ठीक है। मतलब मेरे को तो रिलीजन्स में नहीं पढ़ना, मेरे को रिलीजन्स में नहीं पढ़ना। मेरे को मेरे को ये एक डाउट है कि जैसे फॉर सपोज मान लीजिए कि मेरा एक आइडेंटिटी है, ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति, मतलब मैं एक व्यक्ति हूँ, दूसरा एक और व्यक्ति है। तो मैं एक गरीब परिवार में जन्म लेता हूँ, कोई और एक अमीर परिवार में जन्म लेता है, उसके पास बचपन से ही सुविधाएं हैं, मेरे पास बचपन से कोई सुविधा नहीं है। किसी को थोड़ी सी स्ट्रगल में बहुत सक्सेस मिल जाता है, और लोग स्ट्रगल करते रहते लेकिन कुछ फल नहीं निकलता है। और तो ये सब चीज फिर इसके किस पॉइंट पे आधार है, मतलब किस क्या वो ये ना मैं बताता हूँ। ये सिर्फ संयोग होता है। आप किसी गरीब फैमिली में जन्म ले रहे हैं, ये संयोग मात्र और कुछ नहीं है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये आप अगर पुनर्जन्म के कुछ थे तो आप गरीब फैमिली में पैदा हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये संयोग है सिर्फ।
तो फिर ये you are made partiality और from X, you are injustice made from only X, you are made from only X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम का रिजल्ट है। उस Y की जगह X आया होता ना तो आप लड़की होते। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा कि किसी ने कुछ पुराने जन्म में कुछ अच्छा किया है तो वो अमीर फैमिली में पैदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये संयोग की बात है। अगर थोड़ा बहुत भी साइंस को समझते हो ना, एक्स थोड़ा बहुत भी साइंस को समझते हो। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में तो इमोशंस नहीं होते, पर इंसान में तो इमोशंस होता है ना। हाँ, तो इमोशन का कहाँ तो कह रहा हूँ मैं कि मना कर रहा हूँ, कोई इमोशन नहीं होते, होते हैं बिल्कुल। फिर इमोशंस कहाँ से? क्या मतलब है? फिर देखिए, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, इमोशन इज ए केमिकल थिंग ऑल्सो, बॉडीली थिंग है। लड़की हो तो अलग इमोशन आएंगे, लड़के हो तो अलग इमोशन आएंगे। ठीक है, दीज आर बॉडीली थिंग्स। ठीक है, इमोशन की बात नहीं होती है। एक्सपीरियंसेस का क्या? एक्सपीरियंसेस भी, हाँ एक्सपीरियंसेस भी आप फील करते हो। अगर मैं आपको ऐसा हार्मोन दे दूं ना जिससे आपका एक्साइटमेंट ही फील नहीं होता, तो एक्सपीरियंस कहाँ से करोगे उस चीज का? अगर मैं आपके न्यूरॉन को वो कर दूं, क्या कहते हैं, डिसेंसिटाइज कर दूं आपके न्यूरॉन को, उसको मैं टच करूंगा तो पता भी नहीं चलेगा आपको एक्सपीरियंस का। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर समथिंग तो कुछ तो है ना जो एक्सपीरियंस कर रहा है। हाँ, एक्सपीरियंसर तो हम है ना। एक्सपीरियंसर देखो, जद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ोगे ना तो उसमें साफ पता चलेगा कि ये बहुत डेप्थ वाली बात है। तुम अभी बिल्कुल सुपरफिशियल नॉलेज के साथ में इसको अगर पूछोगे मेरे से तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। उन्होंने बोला है कि एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना वो खुद एक्सपीरियंसर है, और एक्सपीरियंसर ही एक्सपीरियंस है। तो अब ये बहुत डेप्थ की बात है, इसको समझने के लिए तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें गीता समागम से जुड़ना पड़ेगा, चीजों को पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अच्छी बात है तुम्हारे पास में डाउट्स हैं, इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए तो आचार्य जी लाइव क्लासेस लेते हैं। वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैं इतना तो पे नहीं कर सकता जितना मेरे को लास्ट टाइम में बोला गया था, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट करिए। आप जैसे आप नहीं कर, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप 300 से शुरू कीजिए। मिनिमम से मिनिमम ये 300 है, इससे कम होता भी नहीं है ना। ओके, तो इतना आप पे करके आप अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं और आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी चीजों को लेके, है ना। मतलब थोड़ा सा और क्लैरिटी दीजिए, उसके बाद मैं पक्का एनरोल करूंगा। अगर मेरे को मतलब, मैं क्लैरिटी आपको दे रहा हूँ ना। अभी देखो मैं भी चीजों को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ठीक है, आपको भी चीजें पढ़नी है। आचार्य जी आपको उसको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, और ज्यादा क्लियर करेंगे। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ बस, है ना। पहले मैं ये क्लियर कर लो, आइडिया ही ले रहा हूँ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो अभी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ये बोल रहे हैं आजकल यूट्यूब वगैरह पे कि तुम्हारे पहले पुराने जमाने के कर्म थे, तुम्हारे जन्म के, ये सब चीजें थी। ये फालतू की बात है, उन्हें खुद को नहीं पता है चीजें, क्योंकि खुद ने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है ना। तो वो चीजें हैं। पुनर्जन्म होता है वृत्तियों का, वृत्तियां, टेंडेंसीज। वो तुमको हर तुम यूएसए चले जाओगे, वहां पे बच्चा पैदा होगा, उसमें भी तुमको वही वृत्तियां मिलेंगी। तुम चले जाओगे अफगानिस्तान, तुमको वही वृत्तियां मिलेंगी। तो मतलब वृत्तियां आगे से आगे बढ़ रही है। अच्छा ठीक है, मैंने इमोशंस के बारे में आपको पूछा था ना, तो इमोशंस जो होता है वो इंसान के अंदर होता है, वो केमिकल रिएक्शन से ये पैदा होता है। तो फिर डेथ के बाद भी तो केमिकल्स सेम ही रहते हैं, तो फिर इमोशंस डेड व्यक्ति में क्यों नहीं होता? डेथ के बाद में देखो, अपन जब अपन एक बॉडी में ऑर्गेनाइज होते हैं ना, बॉडी की फॉर्म में बन जाते हैं पूरे, तो उन बॉडी के जो कंपोजिशन होता है उनका रिजल्ट होता है कि एक तरीके के आपको रिएक्शन, मतलब रिएक्शन चलेंगे आपकी बॉडी में। जब आपको जला दिया गया है, आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज हो गई है ना, तो अब वो है तो केमिकली, पर वो उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है जिस तरीके से आप अब जब जिंदा थे तब थे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज होने की बात है। एक लिविंग और एक डेड बॉडी में क्या डिफरेंस है? एक लिविंग बॉडी और एक डेड बॉडी में क्या डिफरेंस है? लिविंग बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता है, डेड बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं चलता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म रन करने के लिए जो केमिकल चाहिए होता है वो तो लिविंग में भी होता है, डेड में भी होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो लिविंग है उसमें प्रोसेस चल रही है, उसमें एक तरीके से ऑर्गेनाइज में काम कर रहे हैं। वहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। अब ऑक्सीडाइज जब हो चुके हैं तो तब कैसे वर्क करेंगे वो? नहीं, ऑक्सीडाइज मतलब जलाने के बाद ऑक्सीडाइज हुआ ना। हाँ, जलाने के बाद ही तो। लेकिन जलाने पे थोड़ी ना मरा जाता है, मतलब मरने के बाद जलाया जाता है। आपने सेल को पढ़ा है ना, सेल को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो कैसे वर्क करेगी बताओ? तो वो कौन सा फैक्टर है जो एक बॉडी में ऑक्सीजन को रोक देता है? ऐसा कौन सा फैक्टर है? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो पहले, एक मिनट, जो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो पहले मेटाबॉलिज्म को रन कर रहा था, लेकिन जस्ट एक ऐसा मूवमेंट हो गया, हार्ट ऑक्सीजन को पंप कर रहा था। हाँ, तो ऐसा क्या हो गया कि हार्ट वहाँ पे, ऐसा क्या हो गया कि हार्ट फंक्शन करना बंद कर गया?
हार्ट फंक्शन करना बंद कर दिया, उसको जो एनर्जी मिलनी थी वो नहीं मिल रही है। मतलब क्यों नहीं मिल रही है? मुझे पता है तुम कहाँ पहुंचना चाह रहे हो, मुझे पता है तुम कहाँ पहुंचना चाह रहे हो। तुम अल्टीमेटली लास्ट में यही बोलोगे कि देखो कोई सुपर पावर है जो सब कुछ चला रही है ना। सुपर पावर कुछ नहीं है। जब थोड़ा सा पढ़ोगे ना जाके तो देखोगे प्रोटोबायोन्स किससे बने थे। प्रोटोबायोन्स बने थे यूबायोन्स से, है ना। तो वहां पे शुरू में तो बिल्कुल बैक्टीरियल सेल थी, कुछ नहीं था। उससे पहले केमिकल एवोल्यूशन था, केमिकल्स थे सिर्फ। केमिकल में मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता था। वो केमिकल इस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए कि मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हुआ उनमें, सिंपल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये सब चीजें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए इंसान को ना साइंस पढ़ना जरूरी है। तुम थोड़े बहुत साइंस को जानते हो तो समझ पा रहे हो। तुम नहीं होते कोई और होता तो उसको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो फिर मेरा एक डाउट है कि अगर मैं मान लीजिए 10 साल तक मैं पानी में ही रहा और तैरता ही रहा, पानी में ही लिविंग कर रहा, मैं 24 आवर्स पानी में ही हूँ, तो क्या 10 साल के बाद मेरा बॉडी फिश लाइक सेल्स फिन्स डेवलप करने लगेगा क्या? देखो, सवाल बहुत है तुम्हारे पास में, जवाब मेरे पास भी बहुत है। ठीक है, और क्योंकि तुमने पर्सन को ऐसे को कॉल किया, मतलब बात कर पा रहे हो जो खुद जियोलॉजी का प्रोफेसर है ना। तो मैं तुमको बहुत बता सकता हूँ इसमें। आप जियोलॉजी का प्रोफेसर हैं? हाँ। ओह वाह, ग्रेट। तो बताइए, मैं अगर 10 साल तक 24 आवर्स पानी में ही रहा, तैरता ही रहा और सी फूड ही खाता रहा, तो क्या मेरा बॉडी फिश लाइक फीचर्स डेवलप करने लगेगा, फिन्स डेवलप करने लगेगा? आप पहली बात तो आप उसमें रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी कौन सी है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है आपकी बॉडी? एक्सोथर्मिक है ना, ये एंडोथर्मिक है? हाँ, मतलब पसीना निकलता है, पोर्स है हमारे पास। ओके, ठीक है, इतना समझ में। टर्म्स नहीं पता। हाँ, क्योंकि मैं 12th में हूँ। हाँ, तो क्योंकि हम अपना अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, है ना, बाहर के अकॉर्डिंग अलग रख सकते हैं, तो आप बिल्कुल रह सकते हैं। तो आपकी बॉडी कब तक रहेगी ऐसे बार बार, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी है अर्थ पे रहने के लिए। पानी में रहेगी तो कब तक रहेगी उसमें? तो बट ये देखिए, मैं कितना ही आपको, देखिए सुनो, आज संडे है, आपको पता है आप फ्री है बिल्कुल। ठीक है, इसलिए तो मैं और मेरे पास में जवाब देने के लिए खूब जवाब है, मतलब बातें हैं। मेरा मोटिव ये था आपको बात करने का कि आप करो नहीं, लेकिन आप बस हाँ कि ना बोले। मतलब अगर क्योंकि आपने चार्ल्स डार्विन बोला, तो मैंने डार्विन का थ्योरी पढ़ा हुआ है। उसने बोला अगर एक बियर पानी में रहता है और सिर्फ मछली खाता है, लैंड को जाना अवॉइड करता है, तो कुछ सालों के अंदर वो वेल बन जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने तो यही बोला कि यही हुआ है कि एक भालू था जो पानी में गया और वो वेल बन गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं पानी में रहूंगा तो क्या मेरे अंदर भी फिन्स आ जाएंगे, फिश लाइक फीचर्स आ जाएंगे क्या? मेरा क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स बन जाएगा? मुझे एक बात बताओ, है ना, एक बात बताओ, इन सब से मैं तुमको बैठ के इवोल्यूशन का पूरा चैप्टर का पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, उससे मतलब क्या होगा? तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं क्या वो सॉल्व हो रही है? किससे? तुम्हारे जो डिसीजन है लाइफ को लेके, तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है लाइफ को लेके, तुम्हारे जो भी इश्यूज है, जो आदतें हैं, वो क्या ठीक हो जाएंगी क्या इससे? नहीं होगी ना। ये सब डिस्कशन करने से, ये सब डिस्कशन जरूरी है क्योंकि अगर मेरे को मेरा ट्रू आइडेंटिटी नहीं पता, फिर मैं अपने प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करूंगा? आइडेंटिटी मैंने बताया ना, यू आर रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन, नथिंग एल्स। मैमल्स अभी इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, यू आर ए मैमल। ओके, ठीक है, आई एम ए मैमल। और अगर ऐसा ही है तो देयर इज नो नीड ऑफ फिलोसफी इन आवर रेस एट ऑल। इन ह्यूमन रेस देयर इज नो नीड ऑफ फिलोसफी। जैसे बाकी जानवर रहते हैं, खाओ पियो सो मजे करो, तो फिर वेयर इज द नीड ऑफ फिलोसफी? वही तो फिलोसफी। तो गीता क्या है? और क्या है गीता? फिर गीता में कितना कुछ है। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में फिलोसफी है पूरी, भगवत गीता। हाँ, यस, ह्यूमन साइकोलॉजी है वो पूरी। देयर इज नथिंग बियॉन्ड द फिलोसफी। फिलोसफी से ही चल रहा है सब कुछ। ओके, मैं एक श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये भगवत गीता का 18। सुनो मेरी बात सुनो। जब आपके पास में इतने सवाल हैं, डाउट्स हैं, तो इनको आप सोच रहे हो कि आप मुझसे ही सारे क्लियर कर लोगे, हाँ? तो ये पॉसिबल है क्या? मेरे को ऐसा, देखो, मैं स्ट्रेटली बोलूं, मैं आपके क्लासेस में इसीलिए एनरोल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को वो सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं जितना मैं यूट्यूब में आचार्य प्रशांत जी को सुन के मेरे को मिला।
और ना ही आपसे उसके पहले लिए तो आपसे पहले 2 और लोग भी मेरे को कॉल कर चुके हैं, मैंने उनसे भी बात किया, तो मेरे को फिर भी उतना क्लैरिटी नहीं मिला। अगर आप मेरे को क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं ना, पक्का एनरोल करूंगा। अगर मैं ही क्लैरिटी दे दूंगा ना तो फिर हाँ। मैं आचार्य जी की जगह बैठ जाऊंगा ना, फिर आपको कौन बोलेगा, कौन बात करेगा आपसे? तो क्या आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है क्या आगे बढ़ने का? ऑफकोर्स आपको भी बड़े मेरे पास भी गोल नहीं है। आचार्य प्रशांत का भी तो एक दिन डेथ होगा ना, तो उसके बाद आप बैठेंगे, आप बोलेंगे, उनके मूवमेंट हाँ। आप चलाओगे ना, तो फिर आपको एक ना एक दिन तो तो जाना ही है ना। आप नहीं, आप समझ गए हैं, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। हाँ, नो, आई एम जस्ट फिर तो पीएचडी की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको? क्या? फिर तो आप पीएचडी मत करिएगा, बिना पीएचडी करे आप बन जाएंगे प्रोफेसर अच्छे से। यू आर मास्टर इन बीएससी, तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? यू आर मास्टर इन बीएससी, यू डोंट नीड ऑफ द पीएचडी एट ऑल, है ना? अरे आपका Without any job you can earn. No need of teaching, no need of students, no need of study. दैट इज व्हाई आई एम You आस्किंग are already earning without any job, without any exam you can earning. How is it possible? अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन में एनरोल करता हूँ तो मेरे को वो एक